उधर निक्की यादव हत्याकांड में पुलिस ने एक नया खुलासा किया है कि आरोपी साहिल गहलोत ने 9 फरवरी को नहीं बल्कि 10 फरवरी को अपनी शादी के ही दिन निक्की की हत्या की। वो बोल रही थी मैं पीएचडी करके अपना प्रोफेसर बनना चाहती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, वो लिव इन में रह रहे थे, क्या रह रहे थे, ये सब झूठ बोली जा रही है जी। हमारे को किसी पूरे परिवार को किसी को इस बारे में कोई नहीं पता कि लिव इन में रह रही थी या कुछ भी रह रही थी, ये सब झूठ बोली जा रही है। निक्की की हत्या से उसके पिता और परिवार के सपनों का भी कत्ल हो गया। माहौल गम का तो है ही, पर साहिल के साथ निक्की के लिव इन में रहने की दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर परिवार गुस्से में भी है। अब आरोपी साहिल के लिए परिवार की मांग सख्त सजा की है। मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरी बेटी को जिसने मारा है उसको कानून सजाए फांसी दे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बुधवार को निक्की के उत्तम नगर में किराए वाले घर पर पहुंची और बिल्डिंग और इलाके के सीसीटीवी और डीवीआर को कब्जे में लिया। साहिल ने पूछताछ में माना कि 10 फरवरी को सुबह 9 बजे के करीब राजघाट और कश्मीरी गेट के बीच निगम बोध घाट के पास एक पार्किंग में डाटा केबल से गला दबाकर उसने निक्की की हत्या कर दी। ये एक तरफ रास्ता कश्मीरी गेट से आ रहा है तो दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये राजघाट की तरफ जाने वाला रास्ता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस इलाके के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है और क्राइम सीन को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश में भी जुटी है। दिल्ली पुलिस को साहिल ने बताया कि 9 फरवरी को सगाई के बाद रात 1 बजे के आसपास वो अपने चचेरे भाई की वर्ना कार से घर से निकला। फिर उत्तम नगर में निक्की के किराए के फ्लैट पर गया। 3-4 घंटे वहां रुकने के बाद तड़के 5 बजे वह निक्की के साथ निकला। फिर दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए। निक्की के पास गोवा की टिकट थी, लेकिन जब साहिल को गोवा का टिकट नहीं मिला तो फिर दोनों आनंद विहार की तरफ गए। वहां से जब उन्हें हिमाचल की बस नहीं मिली तो फिर दोनों राजघाट की तरफ होते हुए कश्मीरी गेट पहुंचे। 10 तारीख को ही साहिल की शादी थी, इसलिए परिवार वाले लगातार साहिल को फोन करने लगे, जिसके बाद साहिल ने घर जाने की बात कही और निक्की और साहिल के बीच झगड़ा हुआ और सुबह 9 बजे के आसपास साहिल ने निक्की की डेटा केबल से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर निक्की की डेड बॉडी को उसने आगे की सीट पर ही लिटाया और बेल्ट लगाकर अपने मित्राव गांव ले जाकर सुबह 10:30-11 बजे के बीच अपने बंद ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। गिरफ्तारी के बाद बुधवार से आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। गुरुवार को पुलिस साहिल को उन जगहों पर लेकर गई जहां हत्या के दिन वो निक्की के साथ गया था, ताकि पुख्ते तौर पर आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा सके। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इनकम टैक्स की टीम दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तर से जा चुकी है। करीब 60 घंटे आयकर विभाग का सर्वे चला। पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के दफ्तर में सर्वे कर रही थी। आयकर विभाग की टीम ने बीबीसी के कई अधिकारियों से पूछताछ की है। तो बीबीसी ने ट्वीट कर बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी दिल्ली और मुंबई ऑफिस से जा चुके हैं। हम उनके साथ सहयोग करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं ये मामला जितने जल्दी हो सुलझ जाएगा। हमारे स्टाफ सहयोग कर रहे हैं। इनमें कुछ से लंबी पूछताछ हुई, उन्हें रात में भी रुकना पड़ा। उनका ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। हमारा आउटपुट फिर से सामान्य हो गया है और हम भारत और उससे आगे अपने दर्शकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीबीसी एक भरोसेमंद स्वतंत्र मीडिया संस्थान है और हम अपने साथियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं, जो आगे भी बिना डर, बिना पक्षपात रिपोर्टिंग करते रहेंगे। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सुनिए। बीबीसी पर आयकर विभाग का जो सर्वे मंगलवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ था, वो गुरुवार रात 10 बजे के करीब खत्म हो गया है। लगभग 60 घंटे आयकर विभाग की टीम बीबीसी के दिल्ली और बंबई दफ्तर में रही और 2012 से बाद के तमाम लेन देन, वित्तीय समझौते जो हुए, फंड्स कहां से आए, कहां ट्रांसफर हुए, कैसे पैसे आते हैं, सैलरी कैसे जाती है, बजट कैसे अप्रूव होते हैं, सारी बैलेंस शीट क्या है, हायरिंग की प्रोसेस क्या है, तमाम वित्त संबंधित सवालात पूछे गए। इसके अलावा जितने भी
बीबीसी के कर्मचारी थे उनके कंप्यूटर्स को भी खंगाला गया, जिसमें वो पत्रकार भी शामिल थे जो कि खबरें लिखते हैं। उनके कंप्यूटर्स पे टैक्सेशन, ब्लैक मनी, तमाम ऐसे कीवर्ड्स रख करके जांचा गया। इसके अलावा बीबीसी ने भी अपने एम्प्लॉय से कहा था कि वो जो सवालात पूछे जाएं इनकम टैक्स द्वारा उनका जवाब दे। इसके अलावा सीधा साधा जवाब दें, वो अपने कंप्यूटर से कोई डेटा डिलीट ना करें जिससे किसी भी प्रकार का शक उस कर्मचारी या बीबीसी पर उठे। इसके अलावा बीबीसी ने यह भी कहा था कि वो इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीबीसी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और कुछ एडिटोरियल जो बड़े कर्मचारी हैं उनके फोन की क्लोनिंग भी की गई है, यानी उनके फोन का डेटा वो इनकम टैक्स में के अधिकारियों ने अपने फोन में ट्रांसफर किया है। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात यही उठती है कि बीबीसी इस पूरे मामले पर अपना क्या रवैया दिखाता है। अब तक बीबीसी ने यही कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहा है, वो सबके साथ में जो इनकम टैक्स विभाग के सारे जानकारी देगी, सारे ब्यौरा दिया है और वो चाहे बीबीसी यूके से भी जो मेल्स आए बीबीसी कर्मचारियों को वो यही कहते हुए आए कि आप सीधा साधा जवाब दें, कुछ छुपाए ना, अगर इनकम टैक्स के लोग बीबीसी से संबंधित कोई सवाल पूछते हैं। अब इस पूरे मामले पर एक डिटेल प्रेस रिलीज बीबीसी की तरफ से आना बाकी है। इसके अलावा विपक्ष हो या फिर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो, उन्होंने बीबीसी पर हुए आईटी सर्वे को लोकतंत्र और प्रेस की आजादी पर हमला बताया है। उनका यही कहना है कि बीबीसी की जो दो डॉक्यूमेंट्रीज आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जो समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात दंगों को लेकर के उस पर हल्ला हंगामा भी हुआ था, उसमें बदले की भावना के तहत ये इनकम टैक्स के सर्वे बीबीसी के ऊपर कराए गए हैं, ऐसा विपक्ष और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया था। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वादा किया केजरीवाल ने और पूरा करने के लिए जमीन पर उतर गए उपराज्यपाल। ये पूरा मामला है क्या, देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। देखिए कहाँ मिल रहा है। नहीं वैगलिन सर आता हूँ। जो आपने देखा हमारी यमुना की क्या हालत है, पैथेटिक कंडीशन। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना गुरुवार को खुद कश्मीरी गेट के यमुना घाट पर यमुना नदी के सघन सफाई अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। बताया कि यमुना को गंदगी से बचाने के लिए नालों की पहचान और उनको साफ करने का काम चल रहा है। शुक्रवार से यमुना पर एक टेरिटोरियल आर्मी की कंपनी भी तैनात की जाएगी जो यमुना को प्रदूषित करने वाले कच्चे नालों और छोटे नालों पर नजर रखेगी और कार्रवाई करेगी। दावा है कि 6 महीने में यमुना काफी साफ हो जाएगी। फर्स्ट टाइम हम लोग टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन को यहाँ पर लगा रहे हैं जो कल से काम शुरू करेगी। अब यमुना को क्लीन करना है, ये एक मिशन है हम लोगों का और ऑनरेबल जीटी ने जो ऑर्डर किया है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मुझे यकीन है कि 6 महीने के अंदर हम एक स्वच्छ यमुना देने में सफल होंगे। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100% क्लीन हो जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा यमुना का क्लीन हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया हुआ है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना साफ होगी और उसमें डुबकी भी लगवाई जाएगी। लेकिन ऐसे में एलजी का मैदान में उतरना एक संकेत जरूर है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। भाई मुख्यमंत्री ने अगर वादा किया है तो हम सबके मुख्यमंत्री हैं। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं यमुना साफ करूं, आपका भी कर्तव्य है ये यमुना साफ करें। और एलजी साहब के भी मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल हैं, तो वो भी अगर अपने मुख्यमंत्री के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो करें, बहुत अच्छी बात है। बल्कि मुख्यमंत्री जी के और कार्यों में भी वो हाथ बटाएं क्योंकि बहुत जरूरी है। हमें पानी की भी बहुत जगह जरूरत है। हरियाणा से अगर थोड़ा पानी भी वो दिलवा सकें तो दिल्ली के अंदर पानी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को बुलाया है। बीते महीने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने यमुना सफाई और कायाकल्प के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसका अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाया था, जिसके बाद से उपराज्यपाल यमुना सफाई को लेकर काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत दिल्ली में 2009 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट्स यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए चल रहे हैं, जिसमें 531 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च कर रही है।
वैसे ये चर्चा जरूर चल रही है कि कहीं ये मामला भी चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव का विषय ना बन जाए, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली के आम लोगों को इस बात से शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि यमुना साफ कौन करेगा या कौन कर रहा है। दिल्ली वाले तो चाहते हैं कि यमुना बस साफ हो जाए, चाहे कोई भी करे, मुख्यमंत्री करे चाहे उपराज्यपाल करे। यमुना घाट से अपने कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हमारे देश में कितने ही लोग इसके चलते जान गंवा देते हैं कि उन्हें वक्त पर अंग नहीं मिल पाता, क्योंकि अंगदान बहुत कम होता है। ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट को लेकर वन नेशन वन पॉलिसी से जुड़े कुछ नियमों में गुरुवार से बदलाव किया गया है। ये क्या बदलाव है ये भी आपको बता रहे हैं। अब अंग लेने वालों को आसानी होगी, क्योंकि अब किसी भी राज्य में पंजीयन हो सकता है। डोमिसाइल की आवश्यकता को अब हटा दिया गया है। साथ ही अब किसी भी उम्र के लोगों का पंजीयन किया जा सकता है। अब तक सिर्फ 65 साल से ज्यादा वालों पर रोक थी, लेकिन अब ये उम्र कुछ भी हो सकती है। किसी भी राज्य में फीस नहीं देनी होगी। अब स्कूलों में भी अंगदान को पढ़ाया जाएगा और इसकी महत्ता बताई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था को पुरानी टैक्स व्यवस्था से ज्यादा सरल बताया। दूरदर्शन के बजट कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने कहा, बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स के लिए कई इंसेंटिव्स दिए गए हैं जो करदाताओं के लिए फायदेमंद होंगे। ग्रोथ मोमेंटम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था को बेहतर और आकर्षित बनाने के लिए बजट 2023 में करदाताओं को टैक्स में कटौती के साथ साथ कई बेहतर इंसेंटिव दिए गए हैं। दूरदर्शन के बजट कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने दावा किया कि नई टैक्स व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से काफी सरल है। अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको बचत करने पर और बीमा करवाने पर छूट मिलने जैसे प्रोत्साहन दिए जाते थे, तो मैं आपके वेतन पर लगने वाले टैक्स की दर को घटाकर आपको प्रोत्साहन दे रही हूँ। मैंने ये भी सुनिश्चित किया है कि नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड कटौती मिले, ये प्रोत्साहन दे रही हूँ। इस साल के बजट में नई आयकर व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है और टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए बजट में कटौती पर पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया, मंत्रालय जो भी फंड्स मांगते हैं उसके अनुसार ही बजट में फंड्स दिए जाते हैं। जब फेलोशिप्स दूसरे 2-3 स्कॉलरशिप स्कीम्स के द्वारा मिलता है, इसमें एलोकेशन अलग थलग करने के कारण ही माइनॉरिटी को फेलोशिप मिल रहा है, ऐसे नहीं है, क्योंकि बाकी सब स्कीम्स के द्वारा भी माइनॉरिटीज को भी मिलता है। उसका नाम उदाहरण के साथ मैंने पार्लियामेंट में भी सामने रखी। सो माइनॉरिटीज को फेलोशिप कम करो नहीं, इतनी सारे स्कीम्स के द्वारा जो हो रही है वो भी चलने दो, उसके द्वारा जब नंबर इंक्रीज हो रही है उसको भी प्रोत्साहन दो, वो सेकंड है। तीसरी, ओवरऑल इस सरकार का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस साल के बजट में मुख्य फोकस आर्थिक विकास पर है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियां भी बड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और खाद की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और आने वाले समय में सरकार को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में चल रहे एयर शो में सिर्फ विमानों का जलवा नहीं है, बल्कि ऐसे कई छोटे छोटे उपकरण और गैजेट्स हैं जो आने वाले दिनों में शहरों से लेकर खेतों तक की तस्वीर बदल सकते हैं। खास बात यह है कि सारे के सारे उपकरण भारतीय कंपनियां बना रही हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप अपने देश में किसी को
जेट सूट पहनकर उड़ता देखें या खुद उड़ान भरें। इस जेट सूट से आप 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से 10 से 20 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसमें 7 इंजन लगे हैं और इसका वजन 40 किलो है। ऐसे सूट फ्रांस और इंग्लैंड में बने हैं, लेकिन देश में पहली बार बन रहे हैं। ये महज कुछ महीनों की बात है। तो इक्विपमेंट पूरा तैयार है। हमने काफी टेस्टिंग भी कर लिया है। अभी हम पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ये पूरा तैयार हो जाना चाहिए। जेट सूट ना पसंद हो तो हवाई टैक्सी में सफर करें। बेंगलुरु में एयर शो में पहली बार इलेक्ट्रिक टैक्सी भी दिखाई गई। 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये टैक्सी 200 किलोमीटर तक जा सकती है। एक पायलट के अलावा एक सवारी इसमें बैठ सकता है। भारत में ट्रैफिक पर बढ़ते बोझ को ये टैक्सी हवा कर सकती है। इसे भी अगले 2 साल के भीतर लॉन्च करने की तैयारी है। ये एयर टैक्सी है। बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। चार्ज करने से पहले 1 से अधिक यात्राएं कर सकती है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसे अलग अलग जगहों पर चार्ज किया जा सकेगा जहां भी ये जाए, ताकि आगे की यात्रा बढ़ाई जा सके। और ये ड्रोन देखिए, 42 किलो का यह ड्रोन 70 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। ये 60 किलो तक का सामान लेकर आधे घंटे तक उड़ सकता है। इसे खेतों में कीटनाशक छिड़किए, दुर्गम इलाकों तक दवा पहुंचाइए या फिर किसी आपदा की सूरत में मदद के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। एरो इंडिया 2023 ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। यूके, फ्रांस जैसे दूसरे देश भी इसकी जानकारी मांग रहे हैं। साथ ही पूर्व सोवियत देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। and also people from other the erstwhile USSR countries. ये सब अगले 2 साल में शहरों की सूरत बदल सकते हैं। एरो इंडिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे और आपके लिए उपयोगी हो सकता है और आकर्षक भी, जैसे उड़ने वाली टैक्सी या फिर चुटकियों में खेतों में कीटनाशक स्प्रे करने वाला ड्रोन, या फिर ऐसा जेट सूट जिसे आप पहनकर स्पाइडरमैन या सुपरमैन बन सकते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई और गोविंद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तुर्की में आए भीषण भूकंप के निशान अब तक बरकरार हैं। जगह जगह पर मलबे में आज भी लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। एनडीआरएफ के मुताबिक उसकी टीम अभी कुछ दिन और तुर्की में ही रहेगी, क्योंकि अभी बचाव का काम खत्म नहीं हुआ। तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप से दोनों देश करीब करीब तहस नहस दिखाई दे रहे हैं। ताजा खबरों के मुताबिक अब तक करीब 41,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि घायलों की तो सटीक गिनती है ही नहीं। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें तुर्की के हटे इलाके में अब पहुंच गई हैं और बचाव के काम में जुट गई हैं। अभी बचाव का काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो कुछ दिन वहां रहेंगी। हमारी टोटल 3 टीम्स एनडीआरएफ की जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टर्की में है। 28 साइट्स पे, वर्क साइट्स पे साइन की गई थी, जहां पर एनडीआरएफ ने बहुत सक्सेसफुली जो है एंड प्रोफेशनली उस साइट्स को असेस करके उसमें से लोगों को निकालना, एक्सट्रिकेट करना, विक्टिम्स को, उस पर बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ की तीनों टीमें तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही हैं। अब तक इन्होंने नूरदगी और हटे में 30 कार्यस्थलों को साफ किया है, 2 लोगों की जान बचाई है और करीब 75 शवों को मलबे से निकाला है। हालांकि भाषा को लेकर कई दिक्कतें इन टीम मेंबर्स को भी आई हैं। हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। मेरा जो थोड़ा सा यूएन का एक्सपीरियंस है वो काम आया। मुझे पता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जब हम काम करते हैं तो
लैंग्वेज की, कस्टम्स की और बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो एनडीआरएफ की जो बॉडी लैंग्वेज है और एनडीआरएफ का जो जज्बा है वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। हमारे रेस्क्यूअर्स का जो परसिवरेंस है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि एनडीआरएफ ने विदेश जाकर इस तरह राहत और बचाव का काम किया हो। जापान और नेपाल में ऐसे अभियानों में वो पहले शामिल रह चुकी है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में बहुत जोरदार भूकंप आया था। आज 16 फरवरी है, यानी 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत जोर शोर से वहां पर रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ का कहना है कि जब स्टेज 2 वहां पर शुरू होगा, यानी रिलीफ वर्क शुरू होगा, तब अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि उनकी टीम भारत वापस आ सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के 10वें दिन मलबे से 2 महिलाओं को जिंदा निकाला गया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोमवार को 8 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की तादाद 41,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है और जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तुर्की में भूकंप का केंद्र रहे कहरामनमरास में 222 घंटे बाद 42 साल और 77 साल की 2 महिलाओं को मलबे से जिंदा बचाया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। तुर्की के ही हताय में मलबे के अंदर दबी एक महिला और उसके 2 बच्चों को 228 घंटे बाद जिंदा बचाया गया। एक आंकड़े के मुताबिक भूकंप के 141 घंटे के बाद से 228 घंटे के बाद तक कुल 63 लोगों को जिंदा निकाला गया है। ये कयामत थी और एक कयामत टूटी थी जनूबी तुर्की में। यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं, जैसा कि आपने कहा है, और हजारों की तादाद में लोग जिंदा भी बचाए जा रहे हैं। अब तक हमारे पास जो फिगर्स है वो 8,000 से ज्यादा लोगों को मलबे से बचा लिया गया है। 150 से 195 घंटे के भीतर बहुत सारे इंसान, बच्चे, 2 माह का बच्चा है, कहीं जो है ना वो 8 माह का बच्चा है, कहीं हमारे पास 7 साल के बच्चे हैं, जिंदा बचाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम रेस्क्यू की बात करें, रिलीफ की बात करें, तो रेस्क्यू और रिस्पॉन्स इमेंस रहा है। एक तरफ चमत्कार तो दूसरी तरफ हृदय विदारक बेबसी भी देखने को मिल रही है। ये शख्स कंक्रीट के टुकड़े से मलबे को तोड़ने की कोशिश करता है, अपनों को आवाज लगाता है और फिर हिम्मत हार जाता है। कई जगहों पर बचाव कर्मी मलबे के भीतर आवाज देते नजर आते हैं, इस उम्मीद में कि कोई जवाब दे। इस दौरान चारों तरफ खामोशी बरती जाती है। बच्चे जो अगर मलबे के अंदर दबे हैं तो वो कहाँ पर हैं, और ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसको कि शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से भी यहाँ पर चल रहा है। भूकंप ने तुर्की और सीरिया के करीब 500 किलोमीटर की परिधि में रहने वालों को तबाह किया है। यहाँ जिंदगी सामान्य होने में सालों लग जाएंगे, अपनों को खोने का दर्द तो ताउम्र साथ रहेगा। तुर्की से लौटकर उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पुजारा दिल्ली में अपने 100वें टेस्ट के लिए तैयार हैं और उनके साथ भारतीय टीम मैनेजमेंट भी उनसे बड़े कारनामे की उम्मीद में है। भारतीय क्रिकेट के करीब 90 साल के इतिहास में 100वां टेस्ट खेलने वाले वो सिर्फ 13वें भारतीय हैं, लेकिन उनके ख्वाब पूरे नहीं हुए हैं। अपने 1.5 दशक के लंबे करियर में राजकोट के चेतेश्वर अरविंद पुजारा ने कई बार भारत को अपने दम पर मैच और सीरीज में जीत दिलाई। बेशक 35 साल के पुजारा टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर नहीं सराहे गए, मगर उनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 100 टेस्ट खेलने का गौरव महेंद्र सिंह धोनी या मोहम्मद अजहरुद्दीन सरीखे कप्तान भी
नहीं हासिल कर सके। When I started playing cricket, when I made my debut, I never thought about playing 100 test matches. जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 100 टेस्ट मैच खेलूंगा। 100 टेस्ट मैच खेलना मेरे लिए गोल नहीं था। मेरे लिए ज्यादा आगे का सोचना जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो ये अपने आप हो जाता है। करियर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। In each and every test series. दिल्ली टेस्ट का फोकस फैंस के लिए पुजारा की बड़ी पारी और भारत की जीत तो रहेगी ही, ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में वापसी की चुनौती बनी हुई है। दिल्ली की पिच पर कंगारू कितना टिक पाते हैं, ये सवाल बरकरार है। यहाँ पर मिट्टी दूसरी तरह की है, काली मिट्टी है। यहाँ पर स्पिन ज्यादा होगी, हमें ऐसी उम्मीद है। It means a lot to me and even to my family. My father has played. मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरे पिताजी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वो बहुत खुश हैं, कल वो यहाँ होंगे। मेरी वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया है। क्रिकेटर की लाइफ में फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज है। हम चाहेंगे ये जीतें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। So hopefully we win this test match and move on and win another test match which will ensure that we qualify for the WTC final. भारत की नजरें फिलहाल सीरीज जीतकर वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के फाइनल में जगह बनाने पर है और इसका रास्ता दिल्ली गेट से ही बनता दिख रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दिल्ली टेस्ट की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ये चेतेश्वर पुजारा का 100वां टेस्ट होगा, जो वर्ल्ड क्रिकेट के करीब 150 साल के इतिहास में 75 खिलाड़ी भी नहीं कर पाए हैं। बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली में भारत का पलड़ा भारी है और यहां जीतकर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब के एक कदम और करीब पहुंच सकता है। दिल्ली से कैमरामैन पवन के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।